ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 767। अगर सेठ सिराज के साथ इर्द गिर्द नजर रखे हुए थे तो फिर इनके पकड़े जाने का इम्कान भी मौजूद था। मैं किसी प्लानिंग के तहत इस कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। ताम लगता था कि इस कोठी के अंदर शायद महफूज तरीन कमरा है। एक दरवाजे के सिवा अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था और ये दीवाना वार दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे मगर नाकाम थे। अब वो ज़रबे नहीं लगा रहे थे। शायद इन्हें डर था कि इस तरह का शोर किसी करीबी कोठी के मकीनों को मतवज्जो कर सकता है। वो अब दरवाजे को धकेल रहे थे और किसी आनी बार के जोर से उसका खटका तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ सिराज की गजबनाक वार्निंग भी सुनाई दे जाती थी। वो धार रहा था, दरवाज़ा खोल दो नहीं तो बड़ी भैड़ी तरह पछताओगे, बड़ा तड़फा कर मारूंगा तुम्हें, गैस छोड़ दें जी, कमरे में मर जाएंगे कुत्ते या बाहर निकल आएंगे। पता नहीं कि वो किस गैस की बात कर रहा था मगर एक बात वाज़ेह थी, यह मजबूत दरवाज़ा इन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। मैंने कमरे में अंधाधुंध हाथ चलाकर कोई फ़ोन या सेल फोन ढूंढने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। जानता था कि यह दरवाज़ा कितना भी मजबूत हुआ बहुत देर तक हमें महफूज नहीं रख सकेगा। वो किसी न किसी तरह अंदर दाखिल हो जाएंगे और इसके बाद एक वहशतनाक तरीके के सिवा कुछ दिखाई और सुझाई नहीं देना था। वालदा ने निढाल होकर कुर्सी की लंबी सी से टेक लगा ली। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। या अल्लाह मेरे बच्चों को बचा ले, या अल्लाह तू ही उनका हाफिज नासर है। वो बार बार यही फिक्रा बोल रही थी। मैंने उनका लर्जा सर अपने साथ लगाया। वो कहीं अब इस दुनिया में कोई किस पर भरोसा करे। अब वो तेरा यार कहता था कि हम पर कोई आंच नहीं आने देगा, हमें कांटा चुभने की तकलीफ ना होगी। अब वो कहाँ है? उसके घर में ही हम पर क़यामत टूट रही है। उनका इशारा इमरान की तरफ था। मैंने गुलगीर आवाज़ में कहा, अम्मी जी, इसमें उसका कोई कसूर नहीं, ये सब मेरा किया धरा है। मैं ही मुजरम हुआ आप सबका। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं आप सबको ले डूबा। अचानक से गैस की तेज़ बू महसूस हुई। उसके साथ ही किसी पे से गैस के खारिज होने की तेज़ आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा। यह आवाज़ छत के करीब लटके हुए छोटे से एग्जॉस्ट फैन से आ रही थी। इन लोगों ने सुई गैस का कोई पाइप काट कर वहाँ तक पहुँचाया था। अब कमरे में गैस दाखिल कर रहे थे। वालदा बुरी तरह खांसने लगी। मेरी समझ में कुछ और तो आया ना। मैंने एग्जॉस्ट फैन का बटन ढूंढकर ऑन कर दिया। एग्जॉस्ट फैन बस ज़रा सी हरकत करके रह गया। इन लोगों ने इसमें कोई चीज़ फंसा कर उसे चलने के काबिल नहीं छोड़ा था। अब कुछ नहीं हो सकता था। फैन इतनी बुलंदी पर था कि मैं वहां पहुंचकर उसके खिलाफ में कोई कपड़ा वगैरह भी नहीं ठोक सकता था। 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे सांस रुकने लगे। मैंने बेताब होकर वालदा को अपने साथ लगाया। इनकी कमर चलाने लगा। वो माही बेआब की तरह तड़प रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सेठ सिराज, शेरा और उनके साथी बरा मार कर अंदर घुस आए। उनके चेहरे वहशत से बिगड़े हुए थे। सेठ सिराज ने एक जनाटे का थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और मैं लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा। शेरे ने राइफल की नाल मेरे सर से लगा दी। कम अज कम 4 मजीद अफराद अंदर घुस आए। इनमें से 1-2 के हाथ में आतशीने असला था। मेरे दरवाजे खोलने के फौरन बाद ही कमरे से सुई गैस की आमद बंद होगी। ताहम तेज बू अभी मौजूद थी। वालदा बुरी तरह खांस रही थी। हमें इस कमरे से निकालकर साथ वाले कमरे में पहुंचाया गया। वालदा को खिड़की के पास एक सोफे पर फेंक दिया गया। फिर सेठ सिराज शेरे ने मुझ सर के बालों से पकड़ा और खींचकर वालदा के करीब फर्श पर पटक दिया। शेरे ने राइफल का बट मेरे सीने पर मारा। मुझे लगा कि मेरी एक हाथ पसली चटक गई है। जब उसने दूसरा वार करना चाहा तो वालदा तड़प कर मेरे ऊपर गिर गई। नहीं, खुदा के लिए मेरे बच्चे को कुछ न कहो, मेरी जान ले लो। सेठ सराय ने वालदा को घसीट कर मुझसे जुदा किया। तेरी जान भी ज़रूर लेंगे।
पहले तेरे से बदमाश पुत्र और उसके यारों से तो हिसाब किताब कर लें। खुदा के लिए नहीं। वालदा सेठ के पाँव से चपट गई। ने एक ठोकर से उन्हें पीछे किया। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सेठ सिराज पर झपटना चाहा, लेकिन रास्ते में ही शेरे की राइफल की जोरदार जरब मेरी गर्दन पर लगी और मैं उल्टकर टीवी के ऊपर जा गिरा। टीवी नीचे गिरकर चकनाचूर हुआ और हर तरफ चिंगारियां बिखर गई। मेरी जुर्रत की सजा देने के लिए शेरा और उसके साथी मुझ पर पिल पड़े। मेरा जिस्म जैसे एकदम ही वजनी हथौड़ों की जद में आ गया। मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ जैसा शेर सिराज से पहली मुठभेड़ पर हुआ था। चिल्ड्रन पार्क में मैं शेर सिराज पर चपटा था और उसके फौरन बाद सेठ के अरकारों ने मुझे बेदर्दी से जद्दोकोब करना शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वालदा मेरे पास नहीं थी। आज वो पास थी और एक माँ के लिए उससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता था। सफाक लोग आंखों में कातलाना चमक लिए उसके बेटे को उसके सामने रुई की तरह तनक रहे थे। वो बेटा जिसे उन्होंने खास नाजो नेम से पाला था, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि वो बचपन से कमज़ोर है और उसे ज़्यादा तवज्जो मोहब्बत की ज़रूरत है, जिसकी छोटी सी तकलीफ़ पर वो गैर मामूली बेताबी का मुजाहरा किया करती थी। यकायक सेठ सिराज ने हाथ के इशारे से अपने गुमाश्तों को रोक दिया। उन्होंने मेरा खून आलूद चेहरा फर्श की तरफ किया और मेरे हाथ पीछे मोड़कर किसी रस्सी से बांध दिए। तब मुझे घसीटकर दीवार के सहारे बिठा दिया गया। वालदा सूफे पर थी और कट्टे कट्टे गुंडे ने इन्हें सर के बालों से यूं जकड़ रखा था कि उनकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई थी और वो हरकत नहीं कर सकती थी। मेरी माँ को छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं, मैंने डूबती हुई आवाज़ में कहा। इस हरामजादी का ये कसूर काम है कि उसने तुझे पैदा किया, सेठ सिराज फंकारा। तब उसने मेरी माँ बेटे पर मुश्तरका तौर पर गालियों की बुछाड़ कर दी। इस दौरान में उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने मोबाइल ऑन किया और भारी आवाज़ में बोला, हाँ बख्तियार, क्या बना? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर सेठ सिराज का तैश बढ़ गया। वो दांत पीस कर बोला, वो क्या ना मर्दों जैसी गल कर रहा है? वो तो मलूकड़ी सी कुड़ी और मलूकड़ा सा मुंडा है। वो तो ज़्यादा भज भी नहीं सकते, इधर ही कहीं आले दुआले होंगे, ढूंढो इनको। वाज़े था कि सेठ सिराज फर और आतफ की बात कर रहा था। इन लोगों ने गालबन इन्हें कोठ से निकलते हुए देखा था और इनके पीछे लग गए थे, मगर शुक्र की बात यह थी कि वह अभी तक इनके हाथ नहीं लगे थे। फिर सेठ सिराज के फ़ोन पर एक और कॉल आ गई। वो बात करता हुआ बाहर निकल गया। 2-3 मिनट बाद वापस आया तो उसकी आंखों में की सुर्खी बढ़ी हुई थी। उसने मुझसे पूछा, तेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल नहीं है मेरे पास, मैं रहा। उसके इशारे पर शेरे ने बड़ी सख्ती से मेरी जामे तलाशी ली। मोबाइल नहीं मिला। इमरान वाली डायरी अभी तक मेरी कमीज की बगली जेब में थी। शेरे ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं की। सेठ सिराज ने अपने ही एक साथी से मोबाइल फोन लिया और मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तेरी बहन और भाई से किसी के पास तो मोबाइल होएगा, चल किसी एक का नंबर बता, चल शाबाश। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। वो फराई आतफ के साथ मेरे जरिए राब्ता करके इन तक पहुंचना चाह रहा है। ये नहायत खतरनाक सूरत हाल थी। मैंने खामोशी इख्तियार की तो उसने शेरे को इशारा किया। शेरे ने एक ब्रेटा पिस्टल अपनी ब्राउन कमीज के नीचे से निकाला और माँ जी की गर्दन पर रख दिया। पिस्टल पर 8-10 इंच लंबा सलेंसर चढ़ा हुआ था। शायद नीचे खादम हुसैन को इसी पिस्टल से गोली मार दी गई थी। सिराज फंकारा, मैं तुझको सिर्फ 15 सेकंड की मोहलत देता हूँ। माँ को बचाना चाहते तो उन दोनों में से किसी का नंबर बता दे। मैं फिर कहता हूँ 15 सेकंड है तेरे पास घड़ी के मुताबिक। इसके साथ ही उसने अपनी घड़ी देखनी शुरू कर दी। 5 सेकंड पूरे हुए तो उसने कहा 5, 10 पूरे होने पर कहा 10। मेरे मुसाफों से पसीना बह निकला। महसूस हुआ दिल पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। सिराज बोल रहा था, 12, 13, 14 ठहरो। मैं हल्का सब बोला, ऐसा मत करो, मैं कसम खाता हूँ। बकवास बंद कर। सेठ सिराज ने बड़ी वहशत से मेरी बात काटी। शेरे ने माँ जी को बाजू से खींचा और सीधा बिठा दिया और वो चला उठी। हाय मेरा मोटा, क्या हुआ है तेरे मोटे को? सेठ सिराज ने जहरीले लहजे पूछा। मेरे मोटे दर्द करते हैं, हिल नहीं सकते माँ जी, कर्बनाक आवाज में बोले। हम बिल्कुल ठीक ठाक कर देने हैं जी तेरे मोडिया नू, सेठ सिराज ने कहा और उसके साथ ही शेरे को आंख से इशारा किया। शेरे ने ब्रेटा पिस्टल का सलेंसर बेरहमी से माँ के
شولڈر پر رکھ دیا۔ سیٹھ سراج نے مجھ سے مخاطب ہو کر زہر اگلا، بتا اپنی بیبے کے موڈے پر ٹیکا لگوانا ہے یا اپنی بہن اور بھائی کا نمبر دینا ہے؟ میرا منہ بالکل خشک ہو چکا تھا، لگتا تھا کہ بولنے کی سکت ہی نہیں۔ میں نے بے بسی کی انتہا کو چھو کر سیٹھ سراج کی طرف دیکھا۔ میں نے شیرے کو اشارہ کیا۔ بے مثال صفاقی کے ساتھ شیرے نے ٹریگر دبا دیا۔ سلنسر لگے پسٹل میں سے ٹھک کی مخصوص آواز برآمد ہوئی۔ ماں جی کا کندھا ایک جھٹکے سے پیچھے کو گیا۔ انہوں نے ماں جی کے کندھے میں گولی اتاری تھی۔ وہ تڑک پر صوفے پر گری اور کرم کی انتہا کو چھو کر رونے لگی۔ وہ جس بے حس درندے تھے، ایسی سفید بالوں اور نم آنکھوں والی مائیں ان کے گھروں میں بھی ہوں گی، اور یہ ماں تو پہلے بیمار تھی، درد میں بے حال تھی، لیکن وہ سنگ دل ذرا پشیمان نہیں ہوئے۔ ماں جی کے زخمی کندھے سے خون بہہ کر نیلے صوفے پر گلگاریاں کرنے لگا۔